दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के पहुंचने के आधार पर सही क्रम होगा त्रिवेंद्रम, नागपुर, अहमदाबाद, कलकत्ता। दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम केरल के तट के दक्षिणवर्ती स्थान त्रिवेंद्रम पहुंचेगा। पुनः यह पहाड़ियों के प्रभाव से उत्तर मुड़कर नागपुर पहुंचता है। इसके पश्चात दक्षिणी प्रवाह से प्रभावित होकर अहमदाबाद पहुंचेगा तथा पुनः उत्तरी प्रवाह से मिलकर कोलकाता आएगा। भाखड़ा नागल बांध परियोजना से संबंधित होने वाले राज्य हैं लाभान्वित होने वाले राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। भाखड़ा नागल परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान हैं। यह बांध सतलज नदी पर बनाई गई देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, जो विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध अर्थात ग्रेविटेशनल बांध बनाता है, जो नदी तल से 226 मीटर ऊंचा है तथा दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इसी बांध के पीछे बनी झील का नाम गोविंद सागर, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, बनाया गया है। भारत का मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? ये भारत का राष्ट्रीय मरुस्थल उद्यान जैसलमेर तथा बाड़मेर में राजस्थान में स्थित है। यह राष्ट्रीय पार्क 3161 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह पार्क लुप्तप्राय पक्षी प्रजातियों में से एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्राकृतिक निवास है। दिए गए प्रश्न के विकल्प में उत्तर स्पष्ट नहीं है। निकटतम होगा जोधपुर। निम्नलिखित में से कौन नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? बाएं किनारे पर यमुना नहीं मिलती, ये दाएं किनारे से मिलती है। गोमती, घाघरा, राप्ती ये गंगा से बाएं किनारे पर मिलती हैं। यमुना नदी गंगा के दाहिने किनारे पर मिलती है, जबकि गोमती, घाघरा गंगा के बाएं किनारे पर मिलती है। यमुना का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, जो गंगा अपवाह बेसिन के पश्चिम में है, तथा गंगा यमुना का संगम प्रयाग में अर्थात प्रयागराज में स्थित है। यमुना का गंगा के दक्षिणवर्ती होना स्वाभाविक है। ताप्ती नदी नर्मदा नदी के में बहने वाली नदी है। यह अरब सागर में गिरती है। राप्ती नहीं, ताप्ती नदी जो प्रायद्वीपीय भारत में प्रवाहित होने वाली नदी है। पाक जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किसे भारत की मुख्य भूमि से अलग करता है? श्रीलंका। भारत के पश्चिमी घाट पर मिलने वाले वन उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हैं। भारत के पश्चिमी घाट पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान तथा वर्षा पाई जाती है। यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। निम्नलिखित में से किस खनिज को आधुनिक यांत्रिक सभ्यता की धुरी के नाम से जाना जाता है? लौह धातु। क्योंकि औद्योगिक यंत्रों में और प्रमुख औद्योगिक उत्पादों में कच्चे माल के रूप में लोहे का प्रयोग होता है, इसीलिए इसको आधुनिक सभ्यता की धुरी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कहाँ तृतीयक युग अर्थात टर्शियरी युग की कोयला क्षेत्र नहीं पाया जाता? ये है मध्य प्रदेश। टर्शियरी युगीन कोयला जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय में पाए जाते हैं। ये क्षेत्र वलन प्रभावित क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश में कार्बोनिफेरस काल का युग पाया जाता है। भारत में प्रवाल रचना पाई जाती है खंभात की खाड़ी, गोवा तट, मन्नार की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। भारत में 4 प्रवाल भित्ति पाए जाते हैं: मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह और कच्छ की खाड़ी। चूँकि मन्नार की खाड़ी और अंडमान द्वीप समूह दोनों हैं, तो विकल्प दोनों हो जाएंगे। भारतवर्ष का कौन सा प्रदेश भारत के रूर के नाम से जाना जाता है? छोटा नागपुर पठार। क्योंकि यहाँ की भौतिक प्रदेश खनिज संसाधनों, जिसमें मुख्यतः कोयला सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है। भारत में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र है हिमालय क्षेत्र।
भारत में अधिकतम भूकंपीय तीव्रता की दृष्टि से 9 से अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र सभी पूर्वोत्तर राज्य, बिहार, नेपाल, समीपवर्ती क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमालय व पंजाब का समीपवर्ती क्षेत्र तथा गुजरात का कच्छ प्रदेश शामिल है। इन क्षेत्रों में ऐसे भूकंप की संख्या अधिक रहती है जिनसे जनधन की अपार हानि हो जाती है। भारतीय दर्रे और संपर्क जोड़ने वाले दो क्षेत्र। जोजिला दर्रा कश्मीर और लद्दाख को जोड़ता है। नाथुला दर्रा सिक्किम से तिब्बत को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये हिमाचल और तिब्बत को जोड़ता है। लिपुलेख उत्तराखंड का है जो कि उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। कयाल क्या है? कयाल केरल का लैगून है। केरल के कोल्लम जिले की पश्चिमी सीमा पर स्थित एक बैकवाटर झील पाई जाती है जो नमभूमि घोषित किया गया है। स्थानीय भाषा में झील को केरल में कयाल कहा जाता है। कयाल निम्नलिखित में से क्या है? कयाल केरल तट पर पाए जाने वाले लैगून हैं। भारतवर्ष के निम्नलिखित प्रदेशों में से प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? ये है दक्कन ट्रैप, जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पर कपास के लिए उपयुक्त लावा मृदा अर्थात काली मृदा पाई जाती है और उपयुक्त जलवायु विद्यमान है। भारत का सुप्रसिद्ध पूर्वगामी नदियाँ हैं। पूर्वगामी नदियाँ हैं सिंधु, ब्रह्मपुत्रा, कोसी की सहायक अरुण नदी। बृहद हिमालय से निकलने वाली विभिन्न नदियाँ जैसे यमुना, गंगा, काली, गंडक, कोसी, तीस्ता हिमालय की उत्पत्ति के पूर्व तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलने वाली नदियाँ हैं। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्रा ने अपने क्षेत्र में पड़ने वाले ऊंचे भाग को काटकर अपनी पूर्ववत स्थिति बनाए रखी है, इसीलिए ये पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दामोदर गंगा की सहायक है, ये गलत है। दामोदर हुगली की सहायक है, सही है। दामोदर कोलकाता नगर के पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दामोदर कोलकाता नगर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गलत है। दामोदर हुगली की सहायक नदी है, ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है, इस प्रकार यह हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। यह भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है तथा बराकर, जमुनिया, बरकी इसकी सहायक नदियां हैं। कर्क रेखा किस नदी को काटती है? कर्क रेखा किस नदी को नहीं काटती है? ये नर्मदा नदी को नहीं काटती, जबकि सोन, रिहंद, बेतवा नदी को कर्क रेखा काटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर जाती है। सोन, रिहंद, बेतवा उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, जबकि नर्मदा पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है, इसे कर्क रेखा नहीं काटती। पश्चिम घाट को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? पश्चिम घाट को सह्याद्री श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट संरचना की दृष्टि से एक संपूर्ण इकाई है। यह ताप्ती के मुहाने से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। सह्याद्री को 2 भागों में विभक्त किया गया है। उत्तरी 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तरी भाग को उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी भाग को दक्षिणी सह्याद्री कहा जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश गोवा के निकट से गुजरता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी भारत में सबसे बड़े क्षेत्रफल में पाई जाती है? जलोढ़क मृदा। जलोढ़क मृदा भारत में उत्तरी मैदान एवं नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती हैं। ये मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 43.43% पर फैले हुए हैं। ये निक्षेपण मृदाएं हैं जिन्हें नदियों एवं सरिताओं द्वारा निक्षेप किया गया है।
भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नारकोंडम ज्वालामुखी भारत का एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ऐसे ज्वालामुखी उद्गार जिसका समय के साथ तथा स्वभाव के विषय में कुछ निश्चित नहीं होता, वर्तमान समय में शांत से नजर आते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। भारत का एकमात्र नारकोंडम ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है। बस्तर जिला जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, बैलाडीला संबंधित है। बैलाडीला लौह अयस्क से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले का बैलाडीला लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बैलाडीला का लौह अयस्क जापान को निर्यात कर दिया जाता है विशाखापत्तनम बंदरगाह से। छत्तीसगढ़ के अन्य लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र डल्ली राजहरा पहाड़ी है। उष्णकटिबंधीय वन को भारत में क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय वन को भारत में तराई कहा जाता है। इन्हें मानसून वन तथा तराई वन भी कहते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र एवं पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। बेसाल्ट निर्मित तथा लावा प्रवाह से ढकी पहाड़ियाँ राजमहल पहाड़ी है। क्रिटेशियस युग में प्रायद्वीपीय भारत में दरारें उद्भेदन होने से 50,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में बेसाल्ट लावा का प्रसार हुआ है। इसी क्षेत्र में राजमहल पहाड़ियाँ भी स्थित है। भारत में अरुणाचल प्रदेश में संभाव्य जल विद्युत क्षमता विपुल है। अरुणाचल में अधिक वर्षा होती है। दोनों कथन सही है परंतु सही व्याख्या नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में इतनी अधिक वर्षा नहीं होती कि विशाल जल विद्युत का उत्पादन किया जा सके। इस प्रदेश से ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदी का मार्ग होने के कारण विशाल जल विद्युत की संभावना विद्यमान है। भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होती है। इस प्रकार कथन सही है किंतु कारण गलत है। दोनों कथन सही है, सही व्याख्या नहीं है। बी सही हो जाएगा। पूर्वी घाट पहाड़ियों की सर्वाधिक ऊंचाई मिलती है। ये विशाखापत्तनम तटवर्ती भाग में। पूर्वी घाट पहाड़ियों की सर्वाधिक ऊंचाई विशाखापत्तनम तटवर्ती भाग में पाई जाती है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़ा जिसकी ऊंचाई 1690 मीटर है, जबकि दूसरी सर्वोच्च चोटी है विशाखापत्तनम जिसकी ऊंचाई 1680 मीटर है। मैकाल पहाड़ियाँ वस्तुतः हैं। मैकाल पहाड़ियाँ भ्रंशोत पर्वत है। ब्लॉक माउंटेन मैकाल पहाड़ियाँ हैं और इनका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। अमरकंटक की ऊंचाई 1036 मीटर है। यह सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी विस्तार है। मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक से ही सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, नर्मदा पश्चिम की ओर और पूर्व की ओर महानदी। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सूखा प्रवण है? सूखा प्रवण तेलंगाना में स्थित रायलसीमा क्षेत्र। तेलंगाना का रायलसीमा जो 2014 से पहले आंध्र प्रदेश का ही भाग था में स्थित प्राचीनतम अपरदित पठार है। अर्धशुष्क क्षेत्र होने के कारण सूखा के कारण अकालग्रस्त क्षेत्र हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ गोलाकार शीर्ष वाली अपरदित चट्टानें मिलती हैं जिसे तोर कहते हैं। वर्तमान में यह नक्सल क्षेत्र हेतु प्रसिद्ध है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित हैं। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय भारत का बहिर्वर्ती भाग है। यह समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक है।
हिमालय की धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में स्थित नवीन युवा वलित पर्वत हिमाचल प्रदेश के पर्यटन हेतु प्रमुख पर्यटन नगर है। यहाँ चंबा, धर्मशाला, डलहौजी, कुल्लू आदि नगर इसमें अवस्थित है। रावी, ब्यास और सतलज नदी ने इसे काट दिया है। गर्म पानी अर्थात हॉट स्प्रिंग का झरना, हॉट स्प्रिंग मणिकरण या मणिकर्ण इसी में स्थित है। इस वलित पर्वत अर्थात धौलाधर की लंबाई 8172 मीटर है। यह लघु हिमालय का भाग है। गंगा का न्यूनतम बहाव किस अवधि में होता है? गंगा का न्यूनतम बहाव जनवरी से जून में होता है। कि हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों की प्रवृत्ति में अंतर है। गंगा नदी में न्यूनतम बहाव जनवरी से जून और अधिकतम बहाव जून से अक्टूबर अर्थात वर्षा ऋतु में देखा जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह बंगाल की खाड़ी में नहीं होता है? यह शत्रुंजी नदी, बैतरणी, नागवती और स्वर्णरेखा की बंगाल की खाड़ी में बहाव होता है, जबकि शत्रुंजी नदी गुजरात में बहती हुई अरब सागर में गिरती है। हिमालय अफवाह क्षेत्र की अफवाह तंत्र की अपेक्षा प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र अधिक पुराना है। इसमें कई नदी तंत्र समाहित हैं। स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, गोदावरी, नागवती, कावेरी, ताम्रपर्णी आदि बंगाल की खाड़ी में पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं तथा डेल्टा बनाती हैं। केरल की सबसे लंबी नदी है पेरियार। केरल में कार्डेमम की पहाड़ियाँ जल विभाजन का कार्य करती हैं। इसके पूर्व में तटीय भाग जिसे मालाबार तट कहते हैं। इसका ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है। इसमें बहने वाली नदियाँ छोटी और तीव्र होती हैं। पेरियार 230 किलोमीटर सबसे लंबी नदी है। इस तट पर लैगूनों की बहुलता होती है जिन्हें कयाल कहते हैं। ऊसर भूमि किसे कहते हैं? ऊसर भूमि क्षारीय मृदा को ऊसर मृदा क्षारीय मृदा को कहते हैं। केशिका क्रिया द्वारा सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के लवण धरातल पर एक सफ़ेद परत के रूप में दिखाई पड़ने लगते हैं। इन अनुपजाऊ क्षेत्रों को रेह, कल्लर, ऊसर आदि नामों से जाना जाता है। इसे लवणीय एवं क्षारीय मृदा भी कहते हैं। जिप्सम और हरी घासों द्वारा हरी घास का प्रयोग कर इनको उपजाऊ बनाया जाता है। अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची पहाड़ी है हैरियट। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। इन द्वीपों में सर्वाधिक ऊंची चोटी सैंडल पीक है जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। दक्षिणी अंडमान में अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। यह पहाड़ी द्वीप है। इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है हरिके बैराज से। इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है जिसमें राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। इसके अंतर्गत सतलज ब्यास संगम के समीप हरिके बैराज से राजस्थान फीडर नहर निकाली गई है। भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा देश के लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। सतलज नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्रा नदी तक विस्तृत है। जलोढ़ मृदाओं में पोटास, फास्फोरस, अम्ल, चूना तथा जैव पदार्थ की प्रचुरता पाई जाती है। ये बहुत उपजाऊ मिट्टियाँ हैं, इसलिए इनमें चावल और गेहूं के कटोरे के रूप में जाना जाता है। भारत का कौन सा भूआकृतिक विभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय भाग ये भारत का सबसे प्राचीनतम भूआकृतिक विभाग है।
16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला प्रायद्वीपीय भूभाग देश का सबसे बड़ा तथा सबसे प्राचीन भू-आकृतिक प्रदेश है। 600 से 900 मीटर तक की ऊंचाई वाला यह प्रायद्वीपीय प्रदेश एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गंगा के डेल्टाई भाग में सघन सुंदर वन पाए जाते हैं, ये सत्य है। यह सुंदरी वृक्षों की बहुलता है, सत्य है। इन वन के वृक्षों की लकड़ी कठोर एवं टिकाऊ होती है, ये भी सही है। इन वन के वृक्षों की लकड़ी मुलायम और कमज़ोर होती है, ये कथन असत्य है। शैल समूह और शैल तंत्र। आर्कियन समूह की शैल तंत्र है धारवाड़ पुराना के अंतर्गत, विंध्यन शैल तंत्र द्रविड़ियन के अंतर्गत, ऑर्डोविशियन, आर्यन के अंतर्गत गोंडवाना। आर्कियन धारवाड़ पुराना, विंध्यन, द्रविड़ियन, ऑर्डोविशियन, आर्यन, गोंडवाना। भारत में धारवाड़ क्रम की शैलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा दिए गए गुण से सही उत्तर का चयन कीजिए। धारवाड़ क्रम की शैलें अवसादी एवं आग्नेय शैलों के अत्यधिक रूपांतरण से बनी हुई हैं, ये कथन सत्य है। इस क्रम की शैलों में कोयला के विशाल भंडार पाए जाते हैं, ये असत्य है। कोयला के विशाल भंडार गोंडवाना शैल में पाए जाते हैं। इस क्रम की शैलों में विभिन्न प्रकार के खनिजों के भंडार मिलते हैं। इन शैलों का आविर्भाव कैम्ब्रियन युग में हुआ है। इनका आविर्भाव धारवाड़ युग में हुआ है, कैम्ब्रियन युग में नहीं, अर्थात पहला और तीसरा सही है। धारवाड़ क्रम की शैलें शैलों के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसका निर्माण आर्कियन, नीस एवं शिष्ट शैलों के अनाच्छादन से प्राप्त अवसादों द्वारा हुआ है। इस क्रम की शैलों में विविध प्रकार के खनिजों के भंडार मिलते हैं। इसका निर्माण धारवाड़ युग में हुआ है। मौसिनराम नामक स्थान पर सर्वाधिक वर्षा कराने में कौन सी पहाड़ियों की भूमिका होती है? मौसिनराम में गारो खासी जयंतिया। भारत में वर्षा मानसूनी हवाओं से होती है। इनकी दो शाखाएं हैं, अरब सागर की शाखा तथा दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा जब म्यांमार की पहाड़ियों से टकराती है तथा पहाड़ियों द्वारा अवरोध उत्पन्न करने के कारण मुड़ जाती है, यहीं पर गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों से घिरी घाटी में चेरापूंजी के मौसिनराम में 1140 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यह विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। इस पर हिमनद संबंधित है काराकोरम पर्वत से। हिमालय की ऊंचाई हिमालय के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न है। पूर्वी हिमालय में यह 43 हिमरेखा की ऊंचाई हिमालय के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न है। पूर्वी हिमालय में यह 4300 मीटर और पश्चिमी हिमालय में यह 5800 मीटर पाई जाती है। पश्चिमी हिमालय में वर्षा की न्यूनतम हिमरेखा को प्रभावित करती है। बृहद हिमालय में विश्व के कुल विशालतम हिमनद स्थित हैं। कुछ विशालतम हिमनद स्थित हैं। हिमालय के अधिकांश हिमनद 3 से 5 किलोमीटर लंबे हैं, किंतु सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बालतोरो ये सभी बड़े हिमनद पाए जाते हैं। सिवोक गोला दर्रा निर्मित किया जाता है तीस्ता नदी द्वारा। सिवोक गोला दर्रा तीस्ता नदी द्वारा निर्मित किया जाता है। किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित अनुप्रस्थ संकरी द्रोणी व निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है, दर्रा की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। जोजिला दर्रा, यह दर्रा जम्मू कश्मीर वर्तमान में लद्दाख में स्थित है, श्रेणी में स्थित है और जास्कर जोजिला जास्कर श्रेणी में स्थित है। इसे श्रीनगर से लेह को मार्ग जाता है। बुर्जिल दर्रा यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। यह दर्रा कश्मीर और मध्य एशिया के बीच आवागमन का पारस्परिक मार्ग है।
शैलों की तलचर श्रृंखला संबंधित है निचले गोंडवाना से। शैलों की तलचर श्रृंखला निचले गोंडवाना से संबंधित है। गोंडवाना चट्टानों का निर्माण कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक युग के बीच हुआ है। ये कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। ये परतदार चट्टानें हैं एवं इनमें मछलियों व रेंगने वाले जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं। इन चट्टानों का निर्माण घाटियों में नदियों द्वारा एकत्र होने वाले पदार्थों से हुआ है। दामोदर, महानदी, गोदावरी तथा काठियावाड़ एवं पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में इनका प्रचुर मात्रा में निक्षेप पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? कोडाईकनाल पालनी पहाड़ी पर स्थित है, तमिलनाडु में। शिमला पीर पंजाल में नहीं, धौलाधर में स्थित है, हिमाचल प्रदेश। माउंट आबू अरावली पहाड़ियों पर राजस्थान में। ऊटकमंड अर्थात ऊटी ये नीलगिरी पहाड़ी पर तमिलनाडु में स्थित है। कोडाईकनाल पालनी पहाड़ी, शिमला, धौलाधर, माउंट आबू अरावली तथा ऊटकमंड या ऊटी नीलगिरी पहाड़ी पर। नहर द्वारा सिंचाई भारत के कुल सिंचित क्षेत्र के 40% भाग पर की जाती है। ये कथन गलत है। प्रायद्वीपीय भारत में नहर द्वारा सिंचाई क्षेत्र के विकास की संभावना सीमित है। भारत में नहर सिंचाई का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण साधन है, जिसमें लगभग 32% क्षेत्रफल सिंचाई की जाती है। भारत में विश्व का सबसे बड़ा नहर तंत्र है, जिसकी लंबाई 1 लाख किलोमीटर है। ये 2 प्रकार की होती हैं। अप्लावन नहरें, जो नदी सीधे बिना किसी बांध या बैराज के निकाली जाती है। इसमें केवल बरसात का अतिरिक्त जल प्रवाहित होता है तथा ये केवल वर्षा ऋतु में सक्रिय होती हैं। अप्लावन नहरें कहलाती हैं। नित्यवाही नहरें, इनमें 12मासी सरिताओं से बैराज या बांध बनाकर निकाला जाता है। निम्नलिखित नदी समूहों में किस समूह का स्रोत बृहद हिमालय में मानसरोवर झील के पास से है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। हिमालय की उत्पत्ति के पूर्व तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलने वाली सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदी टेथिज भूसन्नति में गिरती थी तथा प्रायद्वीपीय पठार की नदियों जैसे चंबल, बेतवा, केन, सोन इत्यादि भी उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई टेथिज भूसन्नति में गिरती थी। निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन एक सही सुमेलित है? उकाई गुजरात में स्थित है। पायकारा नदी तमिलनाडु में स्थित है। शरावती कर्नाटका में स्थित है। पल्लीवासल केरल। डी सही है। उकाई गुजरात में, पायकारा तमिलनाडु में, शरावती कर्नाटक में और पल्लीवासल केरल में स्थित है। नदियाँ और परियोजना। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। भागीरथी, टिहरी, गोदावरी, पोचमपाद, तापी नदी उकाई गुजरात में स्थित है। वन्यजीव अभयारण्य और राज्य कौन सा सुमेलित नहीं है? बांदीपुर कर्नाटक में सही सुमेलित है। पाखल मध्य प्रदेश नहीं, तेलंगाना में स्थित है। सिकरी देवी हिमाचल प्रदेश में स्थित है और डाची ग्राम जम्मू कश्मीर में स्थित है। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। नदियाँ और जलप्रपात। शरावती नदी पर जोग जलप्रपात, जिसको गांधी सागर जलप्रपात भी कहा जाता है। सुवर्ण रेखा पर हुंडरू जलप्रपात। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। शरावती नदी पर स्थित जोग जलप्रपात को गरसोप्पा
या गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। कावेरी, शिवसमुद्रम और सुवर्ण रेखा पर हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणियाँ लघु हिमालय के भाग हैं। धौलाधर पीर पंजाल श्रेणियाँ लघु या मध्य हिमालय में स्थित है। इस श्रेणी में पीर पंजाल और बनिहाल दो दर्रे जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। इस श्रेणी के दक्षिण पूर्व की ओर धौलाधर श्रेणी है, जिस पर शिमला नगर स्थित है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। निम्नलिखित दर्रों में से कौन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ती है? ये बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में स्थित प्रमुख दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, अर्थात हिमाचल प्रदेश के लगभग इस भाग में। यहाँ से दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने के मार्ग हैं। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह पीर पंजाल के मध्य लगभग 3494 मीटर ऊंचा दर्रा है। निम्नलिखित में से कौन नदी प्रणाली प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी है? गोदावरी नदी। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसने एक विस्तृत डेल्टा का निर्माण किया है। इसका उद्गम पश्चिम घाट पर्वत में नासिक जिले में होती है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, इंद्रावती, सबरी और बाएं से मंजरा आकर मिलती है। बाएं से वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, सबरी तथा दाएं से मंजरा नदी मिलती है। निम्नलिखित में से पर्वत निर्माण का सही कालानुक्रम है? प्रीकैम्ब्रियन, कैलेडोनियन, हर्सिनियन और अल्पाइन। प्रीकैम्ब्रियन, कैलेडोनियन, हर्सिनियन और अल्पाइन। हर्सिनियन को चर्मियन भी कहा जाता है। भारत की निम्न नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। इसका उद्गम छोटानागपुर पठार से होता है। यह एक भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली नदी है। इसी नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के अंतर्गत इस नदी के जल का क्षेत्र आर्थिक विकास हेतु उपयोग किया जा रहा है। शिलांग का पठार, जिसे मेघालय के पठार के नाम से भी जाना जाता है, इसका अर्थ होता है बादलों का घर। यह नाम निम्नलिखित में से किसने दिया है? यह नाम एस.पी. चटर्जी महोदय द्वारा दिया गया। मेघालय उच्च भूमि, जिसमें गारो, खासी, जयंतिया एवं बहिर्वर्ती मिकिर तथा रेंगमा पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं, एक पठार है जो मालदा अंतराल अर्थात मालदा गैप द्वारा प्रायद्वीपीय भारत से पृथक किया गया है। इसमें पश्चिमी भाग का विस्तार गारो पहाड़ियाँ, मध्यवर्ती खासी पहाड़ियाँ, जिसको शिलांग पठार कहा जाता है, तथा पूर्वी भाग जयंतियाँ है और मिकिर पहाड़ियाँ तक फैला हुआ है। भारत में निम्नलिखित शैल क्रमों में किसे खनिजों के भंडार के रूप में जाना जाता है? खनिजों के भंडार के रूप में धारवाड़ को जाना जाता है। आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है। ये प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं। ये अत्यंत ही रूपांतरित एवं विरूपित हो चुकी हैं। इस क्रम में चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। सभी प्रमुख धात्विक चट्टानें जैसे लोहा, सोना, मैंगनीज, तांबा, क्रोमियम आदि धारवाड़ क्रम की शैलों में पाए जाते हैं। नदियाँ और परियोजना। महानदी पर हीराकुंड परियोजना स्थित है। सतलज पर भाखड़ा नागल परियोजना,
चंबल पर गांधी सागर परियोजना जो कि मध्य प्रदेश में है। तापी पर काकरापार परियोजना जो गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पंजाब हिमालय के पूर्व में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। कुमायूं हिमालय के पश्चिम में सिंधु नदी, कुमायूं हिमालय के पश्चिम में सतलुज नदी, नेपाल हिमालय के पश्चिम में काली नदी तथा असम हिमालय के पश्चिम में ब्रह्मपुत्र नदी नहीं तीस्ता नदी प्रवाहित होती है। पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज तक फैला हुआ है। सतलज नदी के मध्य, कुमायूं हिमालय सतलज से काली नदी के बीच में, नेपाल हिमालय काली से तीस्ता नदी के बीच में और असम हिमालय तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच फैला हुआ है। भारत प्रायद्वीप की पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ उत्तर से दक्षिण क्रम की ओर सही क्रम है। स्वर्णरेखा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई। स्वर्णरेखा झारखंड से प्रवाहित होते हुए स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। महानदी, यह नदी छत्तीसगढ़ में रायपुर के समीप सिहावा नामक स्थान से निकलकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए ओडिशा में कटक के निकट कई वितरिकाओं में विभाजित होते हुए डेल्टा का निर्माण करती है। अंत में यह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं शिवनाथ, हसदेव, मंड, सोंदूर, जोंक, तेल। इन नदी पर हीराकुंड परियोजना, टिकरापारा एवं नारज जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं स्थित हैं। भारत में पूर्व की ओर अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण होगा। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी के दक्षिण में वैगई। भारत के निम्नलिखित नदी तंत्रों को उत्तर से दक्षिण क्रम में इस प्रकार लगाना है। गोदावरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह प्रायद्वीपीय पठार के नासिक जिले में पश्चिम घाट से उत्पन्न होती है और आंध्र प्रदेश के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी, इसकी उत्पत्ति महाबलेश्वर के निकट एक झरने महाबलेश्वर महाराष्ट्र में झरने से होती है। यह नदी अपने उद्गम से मुहाने तक महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 14 किलोमीटर की यात्रा करती है। कावेरी, यह नदी कर्नाटक के कोडगु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई है 1341 मीटर से निकलती है और 800 किलोमीटर लंबी नदी है तथा 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होती है। कावेरी पत्तनम के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मृदा और राज्य हैं जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश, काली या रेगुर मृदा महाराष्ट्र, मरुस्थल राजस्थान और लाल मृदा मेघालय के पठारी भागों में पाई जाती है। छोटा नागपुर पठार का उत्तरी पूर्वी छोर कौन सी पहाड़ियों से बनता है? यह राजमहल पहाड़ियों से बनता है। छोटा नागपुर पठार का उत्तरी पूर्वी छोर अर्थात ये भाग राजमहल की पहाड़ियों से बनता है। यह पठार झारखंड के पलामू, धनबाद, गया, हजारीबाग, रांची जिले में विस्तृत है।
महानदी, सोन, स्वर्ण रेखा व दामोदर नदियाँ पठार की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। नदियाँ पठार की प्रमुख नदियाँ हैं और महानदी इसकी दक्षिणी सीमा बनाती हुई दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। दामोदर नदी उत्तर में हजारीबाग तथा कोडरमा के पठार तथा दक्षिण में रांची का पठार विस्तृत है। यह पठार भारत का खनिज भंडार कहलाता है। इसे भारत का रोर प्रदेश भी कहते हैं। कौन से राज्य में जनवरी के महीने में निम्नतम सामान्य तापमान दर्ज किया जाता है? जनवरी अर्थात शीत ऋतु में फिरोजपुर में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाएगा, जैसा बीकानेर की तुलना में। सिपकिला दर्रा और राज्य का सुमेल करना है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, नीति उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम और बोमडिला अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? महानदी डेल्टा बनाती है, गोदावरी बनाती है। ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती या एस्चुरी का निर्माण करती है। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने के कारण ताप्ती नदी मलबा का अभाव पाया जाता है इसमें, जिसके फलस्वरूप यह एस्चुरी का निर्माण करती है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली ताप्ती नदी का उद्भव बैतूल जनपद में मुल्ताई के पास सतपुड़ा श्रेणी से होता है। यह 724 किलोमीटर लंबी है। ताप्ती नदी महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों से होकर प्रवाहित होती है और अंत में खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। काकरापार और उकाई परियोजना द्वारा इसके जल का उपयोग किया जाता है। कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के रास्ते से होकर नहीं बहती है? हिमाचल प्रदेश से झेलम नदी प्रवाहित नहीं होती। ब्यास, रावी, चेनाब ये नदियाँ प्रवाहित होती हैं। झेलम हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती। झेलम सिंधु की सहायक नदी है। यह पीर पंजाल पर्वत की पदस्थली में स्थित वेरीनाग झरने से निकलकर 212 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई वूलर झील में मिल जाती है। यह पुनः आगे बढ़कर मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत पाक सीमा के मध्य समानांतर प्रवाहित होती है और कश्मीर में यह परिवहन तथा व्यापार के लिए अति उपयोगी नदी है। नदी और उसकी सहायक नदियाँ। चंबल की सहायक नदी भीमा है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता है। गोदावरी की इंद्रावती। यमुना की सहायक नदी चंबल। कश्मीर घाटी निम्नलिखित किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कश्मीर घाटी पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी में स्थित है। कश्मीर घाटी के पूर्व में काठमांडू की घाटी है जो नेपाल में स्थित है। कश्मीर घाटी में हिमनद उत्पत्ति से संबंधित चीका मिट्टी के निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे करेवा कहा जाता है। करेवा मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। यह केसर की खेती के लिए बहुत उपयोगी है। निम्न में से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से नहीं निकलती? छोटा नागपुर पठार से सोन नदी नहीं निकलती। पंचानन नदी, साकरी नदी, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली नदियां हैं। सोन नदी का मुहाना गंगा नदी है। इसका अपवाह क्षेत्र पलामू और गढ़वा है। अभिकथन और कारण है। लैटराइट मृदाएं केरल में सुविकसित हैं। ये कथन सही है। मानसून मौसम के दौरान केरल में भारी वर्षा होती है। दोनों सही है और सही व्याख्या है, क्योंकि लैटराइट मृदा भारी वर्षा वाले और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। भारत में मानसून का प्रवेश केरल राज्य से होता है एवं शुरुआती दिनों में केरल राज्य में भारी वर्षा होती है। भारी वर्षा के कारण ही यहाँ की मृदा
निच्छालित हो जाती है। इसी कारण केरल में लैटराइट मृदा सुविकसित होती है। अतः कारण और कथन दोनों सही है और सही व्याख्या है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लैटराइट अर्थात मखरला मृदा का केंद्रीकरण अधिकतम है? इनमें से लैटराइट मृदा गुजरात में सर्वाधिक है, ओडिशा में सर्वाधिक है। भारत में लैटराइट मृदा 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर अर्थात 1,26,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये मृदा सह्याद्री, पूर्वी घाट, राजमहल पहाड़ी, सतपुड़ा, विंध्य, असम, मेघालय की पहाड़ियों के शिखरों पर मिलती हैं। लैटराइट मृदा का रंग ईंट के समान लाल होता है। ये उष्णकटिबंधीय प्रारूप की मिट्टियाँ होती हैं और ऐसे क्षेत्रों में मिलती हैं जहाँ क्रमशः आर्द्र तथा शुष्क जलवायु मिलती है। वर्षा के कारण इन मृदाओं से सिलिका के पदार्थ निक्षारित हो जाते हैं तथा लोहे एवं एल्युमिनियम के ऑक्साइड बचे रह जाते हैं। इसका रंग लाल लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। इसमें नाइट्रोजन, पोटाश, चूना और जैविक पदार्थों की कमी होती है। ये प्रायः अनुर्वर मृदा हैं, किंतु उर्वरक के प्रयोग से चाय, कहवा, रबर, सिनकोना, काजू आदि विविध प्रकार की बागानी खेती सफलतापूर्वक की जाती है। ये मृदा अति निच्छालित प्रकृति की होती हैं। उड़ीसा के बालासोर, कटक, गंजम, मयूरगंज, सुंदरगढ़ जनपद में लैटराइट मृदा का सर्वाधिक केंद्रण है। भारत में प्राचीनतम चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? धारवाड़ अरावली श्रृंखला में सर्वाधिक प्राचीन श्रृंखला पाई जाती है, जबकि शिवालिक श्रृंखला हिमालय की सबसे नवीनतम श्रृंखला है। अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व दिल्ली तक 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इसका विस्तार पोतवार बेसिन के दक्षिण से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर कोसी नदी तक अर्थात कोसी नदी तक अर्थात 87 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। यह श्रृंखला 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई पर है। इसकी औसत ऊंचाई 300 से 920 मीटर है। इस श्रृंखला का निर्माण 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व प्रीकैम्ब्रियन काल में हुआ था। यह बालू, कंकड़ और कांग्लोमेरेट की मोटी असंगठित परतों से निर्मित श्रृंखला है, जिस कारण शिवालिक श्रृंखला का सबसे ज़्यादा अपरदन हुआ है। निम्न में से कौन सी मृदा स्वयं को घास पात से ढकने वाली मृदा कहलाती है? ये है काली मृदा। काली मृदा को स्वतः ज्योत मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये मृदा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चरनोजम मृदा से समानता रखती है। इस मृदा का विस्तार महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी भाग, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु क्षेत्रों में पाया जाता है। कावेरी नदी बेसिन का जलग्रहण क्षेत्र राज्य के निम्नलिखित में से किस समूह में समाविष्ट है? कावेरी नदी कर्नाटक से प्रवाहित होते हुए केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी तक बहती है। कावेरी नदी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पुदुचेरी आदि राज्यों से प्रवाहित होती है। यह नदी पश्चिमी घाट पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है तथा दक्षिण पूर्व प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियां हैं हेमावती, सिमसा, अर्कावती, काबिनी, भवानी और अमरावती। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणों को नहीं पाती है? इसमें है श्रीनगर, क्योंकि यह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है।
और चेन्नई, मुंबई, तिरुवनंतपुरम ये तीनों शहर कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित हैं। श्रीनगर J&K अर्थात जम्मू एंड कश्मीर राज्य की ऊर्ध्वाधर किरणों को नहीं पाता, जबकि मुंबई, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम वर्क तथा विषुवत रेखा के बीच कर्क और विषुवत रेखा के बीच स्थित होने के कारण ऊर्ध्वाधर किरणें पड़ती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हिमाद्री को बृहद हिमालय, बृहत्तर हिमालय कहा जाता है, सही है। और शिवालिक को बाहरी हिमालय कहा जाता है, सही है। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत, ये भी सही है। और गोंडवाना भूमि लघु हिमालय का भाग नहीं है, ये दक्कन ट्रैप का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दामोदर घाटी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? पश्चिम बंगाल का डेल्टा मैदान है, पद्मा नदी का डेल्टा मैदान ये नहीं है। छोटा नागपुर पठार और पलामू का पठार ये दामोदर घाटी क्षेत्र के हिस्से हैं। पश्चिम बंगाल का डेल्टा, छोटा नागपुर पठार, पलामू पठार दामोदर नदी डेल्टा का हिस्सा है। दामोदर नदी छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलती है, जिसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। यह भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हुई हिगली नदी में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कोनार, जमुनिया और बराकर हैं। पर्वत श्रेणी और चोटियाँ। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा, 2637 मीटर ऊंचा है। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। अरावली की माउंट आबू, जबकि हिमालय की सागरमाथा है। कश्मीर घाटी हिमालय में एकमात्र समतल मिट्टी पट्टी है। कश्मीर की घाटी में हिमालय में एक मात्र समतल पट्टी है। इस समतल मैदान को निर्मित करने के लिए किस नदी के निक्षेप जमा किए गए हैं? ये है झेलम नदी। भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम अर्थात घटता क्रम है। सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लैटराइट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी पोटास, फास्फोरस, एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता होती है और नाइट्रोजन ह्यूमस की कमी होती है। लाल मृदा में चूना, मैग्नीशियम, फास्फेट, नाइट्रोजन, ह्यूमस तथा पोटास की कमी होती है। सिंचाई का प्रयोग कर इस मृदा में बाजरा, कपास, दाल, गेहूँ, तंबाकू, अलसी, मूंगफली आदि का उत्पादन किया जाता है। काली मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन, फास्फेट और जैव पदार्थों की कमी मिलती है। भारत में निम्न में से किस मृदा का विस्तार सर्वाधिक है? जलोढ़ मृदा का विस्तार भारत में सर्वाधिक है। भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली हुई है? जलोढ़ मृदा लगभग 43% भाग पर। भाग पर जलोढ़ मृदा, लाल मृदा 18.6% भाग पर, लैटराइट 3.7% भाग पर तथा काली 15.2% भाग पर। इस तरह जलोढ़ मृदा सर्वाधिक, उसके बाद लाल, तीसरे स्थान पर काली मृदा, लास्ट में लैटराइट मृदा। कश्मीर घाटी एवं डल झील इन दोनों के मध्य स्थित है। कश्मीर घाटी बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। मध्य और महान हिमालय के बीच दो खुली घाटियां हैं। पश्चिम में कश्मीर की घाटी पीर पंजाल और महान हिमालय के मध्य स्थित है। पूर्व में काठमांडू की घाटी जो कि केरल, नेपाल में स्थित है। इसका क्षेत्रफल अर्थात कश्मीर घाटी का क्षेत्रफल 49 वर्ग किलोमीटर है और इसकी ऊंचाई है 1700 मीटर, लंबाई 150 से 89 किलोमीटर, लंबाई 150 किलोमीटर और चौड़ाई 89 किलोमीटर है। लोनी मिट्टी किसका परिणाम होती है? लोनी मिट्टी
उच्च दर का वाष्पीकरण और मृदा का बहुत थोड़ा निक्षालन। उच्च दर का वाष्पीकरण और मिट्टी के बहुत थोड़ा निक्षालन से लोनी मिट्टी का निर्माण होता है। ये मिट्टियाँ गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के शुष्क भागों में विस्तृत है। हिमालय के प्रादेशिक विभाग और सीमाबद्ध करने वाली नदियाँ हैं। पंजाब सिंधु और सतलज के मध्य विस्तृत है। कुमायूं सतलज से काली के मध्य विस्तृत है। नेपाल काली से तीस्ता के मध्य और असम हिमालय तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के मध्य विस्तृत है। पश्चिमी घाट है एक पठारों का कगार। पश्चिमी घाट वास्तविक रूप से पर्वत श्रेणी नहीं बल्कि एक अपर्दित खड़ा कगार है प्रायद्वीपीय पठार का। इसे सह्याद्री भी कहा जाता है। यह एक भ्रंशोत्थ पर्वत है। निम्नलिखित शिखरों पर विचार कीजिए। इसको पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है, अर्थात इस तरह से। कामेट शिखर जो कि उत्तराखंड में स्थित है, सबसे पूर्व पश्चिम में है। उसके बाद नंदा देवी उत्तराखंड में, धौलाधर नेपाल में, कंचनजंगा सिक्किम में। सिक्किम और नेपाल सीमा पर स्थित है। कामेट, नंदा देवी, धौलागिरी और कंचनजंगा। प्रमुख पर्वत चोटियाँ और ऊंचाई। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848। नंदा देवी की ऊंचाई है 7,817। नंदा देवी। कंचनजंगा 8,598। मकालू की ऊंचाई है 8,481। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को अपडेट कर दिया गया है। अब इसको 8,848.80 मीटर बताया गया है। और नंदा देवी 7,817, कंचनजंगा 8,598, मकालू 8,481 मीटर। कोलकाता किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व नगर है? कोलकाता यह मानसूनी जलवायु का प्रतिनिधित्व नगर है। कोलकाता जलवायु मानसूनी नहीं। कोपेन के अनुसार कोलकाता जलवायु सवाना तुल्य जलवायु का हिस्सा है। भारत में स्थित कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी नगर है। यहाँ राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह भी स्थित है। दिल्ली से पहले भारत राज्य की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। यहाँ AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। हिमालय में अल्पाइन जोन मध्य समुद्र तल से 3500 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर विस्तृत है। अल्पाइन वन 2800 मीटर से 4000 मीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। इस पट्टी में सिल्वर फर, जूनिपर आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इसके ऊपर टुंड्रा वनस्पति 4000 मीटर से लेकर 51 मीटर की ऊंचाई तक फैले हुए हैं। इस भाग में छोटी झाड़ियाँ, घास, काई, लाइकेन, फूल वाले वृक्ष पाए जाते हैं। काली सिंध नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? काली सिंध यमुना की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी यमुना, गंडक, घाघरा, रामगंगा, कोसी है।
यमुना की सहायक नदी टोंस, चंबल, सिंध, बेतवा और केन है। चंबल की सहायक नदी काली सिंध है। बनास, क्षिप्रा, पार्वती, दूधी, निवाज। इस तरह काली सिंध चंबल की सहायक नदी है और चंबल क्योंकि गोदावरी यमुना की सहायक नदी है इसीलिए यमुना सही हो जाएगा। गंडक की सहायक नदी काली गंडक, त्रिशूली गंगा है। दामोदर की सहायक नदियां हैं कोनार, जमुनिया, बराकर। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता, मानस, दिबांग, लोहित, सेसरी, सुबनसिरी, धनसिरी, संकोश, दिहांग और कुलसी है। निम्न में से कौन भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी है? भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी गॉडविन ऑस्टिन है जो कि पीओके का भाग है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इतना 4848.80 मीटर है। गॉडविन ऑस्टिन जो कि भारत में स्थित है 8611 मीटर ऊंचाई है। इसको K2 के नाम से भी जाना जाता है। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है 8598। मकालू नेपाल में 8481। धौलागिरी नेपाल में 8172। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर लद्दाख में स्थित है 8126 मीटर। भारत की भौगोलिक संरचनाओं को कितने समूहों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल मैदान, तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह। सामान्यतः भारत को कितने बृहद प्रदेशों में बांटा गया है? 4 प्रदेशों में। गोंडवाना शैल तंत्र प्रमुखतः किस नदी घाटी में पाए जाते हैं? गोंडवाना शैल तंत्र दामोदर नदी घाटी में पाए जाते हैं। गोंडवाना शैल तंत्र मुख्य रूप से दामोदर, महानदी और उसकी सहायक नदियों में पाए जाते हैं। इसका निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरासिक युग तक अधिक हुआ है। भारत में 90% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। दामोदर नदी का उद्भव छोटा नागपुर पठार से होता है। यह भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। दामोदर की कुल लंबाई 541 मीटर है तथा वह क्षेत्र 22,000 वर्ग किलोमीटर है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? माउंट आबू अरावली की सर्वोच्च चोटी है। कोडाई कैनाल अन्नामलाई नहीं बल्कि पालनी पहाड़ी पर स्थित है। ऊटकमंड अर्थात ऊटी नीलगिरी पहाड़ी पर। शिमला पीर पंजाल नहीं, ये धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। डी और सी दोनों सुमेलित नहीं है। बी और डी दोनों सुमेलित नहीं है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन परियोजना, सतलज नदी पर भाखड़ नागल, महानदी पर हीराकुंड और भागीरथी पर टिहरी परियोजना स्थित है। दोन घाटी कहाँ अवस्थित है? दोन घाटी लघु हिमालय में अवस्थित है। शिवालिक हिमालय अपने उत्तर में स्थित मध्य हिमालय से सीमांत दर्रा द्वारा अलग होती है। यहीं पर अनेक घाटियाँ पाई जाती हैं जिन्हें पश्चिम और पूर्वी भाग मध्य भाग में दोन और पूर्वी भाग में इसको द्वार कहा जाता है। इसका संपूर्ण पर्वत पदीय भाग दलदली और वनाच्छादित है। लघु हिमालय के दक्षिण में दून और दुगार घाटी, तथा शिवालिक के दक्षिण में तराई और भाबर पाए जाते हैं। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। इसका उद्गम स्थल है कैलाश हिमानी। मानसरोवर झील के पास कैलाश हिमानी
इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, जबकि भारत में इसकी कुल लंबाई 1114 किलोमीटर है। यह नदी अंत में अरब सागर में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम आदि हैं। निम्नलिखित नदियों में से किस एक से कुरनूल कुडप्पा नहर निकाली गई है? कुरनूल कुडप्पा नहर तुंगभद्रा नदी द्वारा निकाली गई है। कुरनूल कुडप्पा नहर, जिसे केसी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के आंध्र प्रदेश में कुरनूल एवं कुडप्पा जिले में स्थित है। यह नहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित सनकेसुला बैराज से शुरू होता है। इसमें कुरनूल कुडप्पा नहर निकाली गई है। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में पश्चिम घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से तुंगा तथा समीप में ही काडूर से भद्रा नदी का उद्गम है। इस नदी की कुल लंबाई 553 किलोमीटर है। निम्नांकित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी अर्थात पूर्ववर्ती नदी है? ये है सतलज या सतुद्री नदी कैलाश पर्वत के दक्षिणी ढालों पर मानसरोवर झील के निकट 4,555 मीटर की ऊंचाई पर स्थित राकसताल से निकलती है। तिब्बत में यह नदी बहुत संकरे भाग में बहती है। भारत में यह नदी 1050 किलोमीटर लंबी है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। भारत में मिट्टी अपरदन की समस्या संबंधित है। अत्यधिक वर्षा, निर्वनीकरण, अत्यधिक कृषि या अत्यधिक चराई। भारत में निर्वनीकरण 2 और 4 से निर्वनीकरण और अत्यधिक चराई से अपरदन होता है। मृदा अपरदन किसी एक कारक के बजाय कई कारकों का मिला जुला परिणाम है। इसमें निर्वनीकरण अर्थात डिफॉरेस्टेशन तथा अत्यधिक वर्षा के कारण भूमि का उपजाऊ भाग पानी के बहाव में धीरे धीरे बह जाता है और भूमि के ऊपरी भाग पर कहीं कहीं अम्लीय मिट्टी बैठ जाती है, जिससे भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती है। अत्यधिक चराई के कारण भूमि पर घास कम हो जाती है, जिससे के कारण भूमि की ऊपरी मिट्टी पानी में धीरे धीरे बह जाती है। होलीमैन के अनुसार गंगा नदी द्वारा समुद्र में जवनमा निक्षेप की मात्रा है 1600 गुणा 10⁶ टन प्रतिवर्ष। होलीमैन के अनुसार गंगा नदी द्वारा समुद्र में जमा निक्षेप की मात्रा 1600 गुणा 10⁶ टन प्रतिवर्ष है। अधोलिखित कथन और कारण के विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पश्चिमी घाट अरब सागर से तिब्बत ढाल कगार के रूप में खड़े हैं। ये सही कथन है। कारण है कि पश्चिमी घाट भ्रंशन कगार के द्योतक हैं। दोनों सही है और सही व्याख्या है। पश्चिमी घाट पर्वत महाराष्ट्र से प्रारंभ होकर कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। नीलगिरी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वतों का मिलन बिंदु है। पश्चिमी घाट पर्वत एक भ्रंश कगार है। सागर की तरफ खड़ी का दीवार जैसा तेज ढाल इस बात को प्रमाणित करता है कि यहाँ कभी ऐसा निमज्जन एवं बृहद भ्रंश हुआ होगा जब भारतीय प्रायद्वीप का पश्चिमी विस्तार अलग होकर अरब सागर में डूब गया। मेघालय की गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ संरचनात्मक दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हैं। पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। वर्तमान समय में केरल रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य है और रबर वृक्षारोपण मुख्य रूप से केंद्रीभूत है। कोट्टायम और क्विलोन में
केरल राज्य रबर का उत्पादन में अग्रणी है। यह रबर का उत्पादन कोट्टायम, क्विलोन, कोझिकोड, एर्नाकुलम और कोल्लम जिले में किया जाता है। भारत में अधोलिखित झीलों में से कौन प्रॉन झील के उत्पादन के लिए जानी जाती है? चिल्का झील। चिल्का झील खारे पानी की झील है। यहाँ प्रॉन मछली के उत्पादन किया जाता है। इस झील में झींगा मछली के बढ़ते उत्पादन से झील के पर्यावरण को खतरा होने लगा है, जिससे मछलियों की प्रमुख किस्मों में हिल्सा, एनकोवी, मुलेट, पर्च, गौरामी तथा मिल्क फिश आदि सम्मिलित हैं। भारत में टोडा जनजाति के लोग पाए जाते हैं नीलगिरी श्रेणी में। भारत में टोडा एवं कोटा जनजाति नीलगिरी तथा इलायची अर्थात कार्डमम पहाड़ियों पर पाई जाती हैं। टोडा जनजाति में कन्यावध की प्रथा के कारण बहुपति विवाह पाया जाता है तथा ये लोग अपने अनुष्ठान तारों व अमावस की स्थिति को ध्यान में रखकर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सूरमा घाटी चाय की खेती व्यापक रूप से होती है। ये कथन सही है। सूरमा घाटी और ब्रह्मपुत्र घाटी में चाय की खेती की व्यापक रूप से होती है, जबकि दंडकारण्य पठार पर चावल की खेती की जाती है, ना कि कपास की। और गुजरात तट में धान की विस्तृत खेती की जाती है। निचले गंगा मैदान में मूंगफली की विस्तृत खेती की जाती है। ये भी गलत है। इसी प्रकार गुजरात के तट पर कपास की खेती की जाती है। गंगा के निचले मैदान में जूट और धान की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है, मूंगफली की नहीं। गंगा के मैदानी भाग में पुरातन जलोढ़क को बांगर कहा जाता है, नवीनतम को खादर कहा जाता है। पुरातन जलोढ़ अर्थात जहाँ बाढ़ द्वारा प्रतिवर्ष नदी निक्षेप नहीं होता, अर्थात बाढ़ का जल नहीं पहुँचता है, वहाँ बांगर मैदान का विस्तार होता है, जबकि खादर प्रतिवर्ष बाढ़ आने वाले क्षेत्र में पाई जाती है। भाबर शिवालिक के किनारे पाई जाने वाली पट्टी है, जिसमें बड़े बड़े पत्थर होने के कारण नदियाँ अदृश्य हो जाती हैं। यह नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं, अर्थात भाबर की दक्षिण में पाई जाने वाली पट्टी को तराई कहा जाता है, जहाँ नदियाँ पूरा दिखाई देती हैं, जो भाबर में विलुप्त हो चुकी होती हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड महानदी पर बनाया गया है। उड़ीसा राज्य पर महानदी पर बनी एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। हीराकुंड बांध के निर्माण से पूर्व महानदी अपनी भयंकर बाढ़ों के कारण उड़ीसा का शोक अर्थात सौरो ऑफ ओडिशा के नाम से जानी जाती थी। हीराकुंड बांध 4801 मीटर लंबा है और 61 मीटर ऊंचा है, जो विश्व का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध है, जो 226 मीटर ऊंचा है, और सबसे लंबा हीराकुंड बांध 4801 मीटर लंबा। भारत की प्रमुख नदियों व उनके उद्गम स्थल के जोड़े बनाएं। यमुना का उद्गम यमुनोत्री से होता है, कृष्णा का महाबलेश्वर से, गोदावरी नासिक, महानदी सिहावा। केदारनाथ एवं बद्रीनाथ कुमायूं हिमालय में उत्तराखंड में स्थित है। कुमायूं हिमालय का विस्तार सतलज से काली नदी के मध्य 320 किलोमीटर की लंबाई में उत्तराखंड राज्य में है। यह पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। इसकी ऊंची चोटियां हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत। सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है। भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन असम में स्थित है? चपनाला असम में स्थित है, हमीरसर गुजरात में स्थित है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में स्थित है, साला झील अरुणाचल प्रदेश में। देश की अधिकांश झीलें उत्तर के पर्वतीय भागों में स्थित हैं।
समुद्र तटीय झीलों में भी कुछ समुद्र तटीय भागों में भी प्रमुख झीलें स्थित हैं। मैदानी भागों में इसकी कमी है। देश में चपनाला झील असम में स्थित है। यह नौगांव कस्बे से 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी सबसे कम है? जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश में सबसे कम है। पंजाब, तमिलनाडु और बिहार में ये पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी मैदानी और तटवर्ती भागों में मिलाकर 15 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई हैं। ये मिट्टियाँ नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित है। ये मिट्टी धान, गेहूँ, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि की खेती के लिए उपयुक्त है। यह मिट्टी मध्य प्रदेश में सबसे कम पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण अर्थात सेंट्रल गंगा अथॉरिटी का गठन 1985 में किया गया। इसके प्रथम चरण के अंतर्गत नगरों, कस्बों के मलजल को संशोधित करने की योजना बनाई गई। 4 नवंबर 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। 2015 में गंगा की स्वच्छता पर विशेष बल दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की कई योजनाओं के तहत इसके जल को स्वच्छ रखने का प्रयास कर रही है। भारत में निम्नलिखित जलप्रपातों में कौन गोवा में स्थित है? दूधसागर जलप्रपात गोवा में स्थित है। धुआंधार एमपी में और नोक्खलिकई मेघालय में स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी अग्रदेश के सहारे पश्चिम में टोंस नदी पर पूर्वा प्रपात से शुरू होकर पूर्वी बिहार के सासाराम तक एक प्रपात रेखा के रूप में पाई जाती है। इस रेखा के सहारे 15 मीटर से 180 मीटर की मध्य ऊंचाई के सैकड़ों जलप्रपात पाए जाते हैं। दूधसागर मांडवी नदी में स्थित एक जलप्रपात है। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है। इसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। 17 मीटर नंदा देवी। जबकि कॉमेट की ऊंचाई 7,756 है। बद्रीनाथ 7,138 मीटर, केदारनाथ 6,940 मीटर। अर्थात नंदा देवी सर्वोच्च है। उसके बाद क्रमशः है कामेत, बद्रीनाथ और केदारनाथ। हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 4,848 मीटर संशोधित आंकड़ों के अनुसार 4,848.80 मीटर है। प्रादेशिक दृष्टि से हिमालय पर्वतमाला को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम पर देवप्रयाग स्थित है। गंगा नदी वास्तव में उत्तराखंड में भागीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। अलकनंदा नदी गढ़वाल से निकलती है। अलकनंदा में भागीरथी की अपेक्षा अधिक जल की मात्रा रहती है। यह नीति दर्रे के निकट जास्कर श्रेणी से निकलती है। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, जो कि लद्दाख में स्थित है। हिमालय पर्वत श्रेणियों को पार करने के लिए कई दर्रे हैं। उत्तरी पहाड़ों में मालकंद का दर्रा, जिसमें होकर चित्राल को मार्ग जाता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। कोरोमंडल तट का विस्तार कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी की डेल्टा तक है। कृष्णा डेल्टा से गंगा नदी के बीच उत्तरी सरकार तट है। सूरत से गोवा के बीच
कोंकण तट है और सौराष्ट्र से गुजरात के बीच गुजरात तट, गुजरात या काठियावाड़। कोरोमंडल तट कुमारी अंतरीप अर्थात कन्याकुमारी से प्रारंभ होकर कृष्णा नदी डेल्टा तक विस्तृत है। यह तट अधिकतर छिछला और बलुआ है। कच्चातीबू, पंबन और श्रीहरिकोटा यहाँ के प्रमुख द्वीप हैं। नीचे जो कथन दिए गए हैं तर्क और अभिकथन का विश्लेषण करना है। तराई क्षेत्र कछारी जैसी दृश्य भूमि का प्रतिनिधित्व करता है, ये कथन सही है। तराई क्षेत्र अवश्रवण का क्षेत्र है जहाँ तराई क्षेत्र अवश्रवण का क्षेत्र है जहाँ महीन रेत गाद मृत्तिका निकलती हुई धाराओं के द्वारा जमा होती है। दोनों सही है और सही व्याख्या है। तराई क्षेत्र कछारी जैसी भूदृश्य का प्रतिनिधित्व करती है। तराई क्षेत्र अवश्रवण का क्षेत्र है जहाँ महीन रेत गाद और मृत्तिका निकलती हुई धाराओं के द्वारा जमा होते हैं। तराई क्षेत्र भाबर का दक्षिणी क्षेत्र होता है। भारत में तराई क्षेत्र का विस्तार भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर क्षेत्र में चौड़ाई में विस्तृत हैं। भाबर प्रदेश में विलुप्त नदियाँ तराई प्रदेश में पुनः प्रकट होती हैं, इसलिए यह एक दलदली प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हिमालय का निर्माण भूपर्पटी के भ्रंशन के कारण हुआ है। भूपर्पटी के भ्रंशन से नहीं, वलन के कारण हुआ है। हिमालय प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, ये नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। हिमालय कैलिडोनियन पर्वत समूह का अंग है। कैलिडोनियन नहीं बल्कि ये अल्पाइन समूह की पर्वत तंत्र है। हिमालय की उत्पत्ति टेथीस सागर में संपीड़न होने के परिणाम स्वरूप हुआ है, ये कथन सही है। हिमालय की उत्पत्ति टेथीस सागर के अवसाद में हुए वलन के फलस्वरूप हुआ है, भ्रंशन से नहीं। और क्रिटेशियस युग में टेथीस सागर के उत्तरी भाग में यूरेशियन प्लेट तथा दक्षिणी भाग में भारतीय प्लेट स्थित था। आरंभ में क्रिटेशियस युग में गोंडवाना लैंड के विभाजन के पश्चात प्रायद्वीपीय भूमंडल उत्तर की ओर गतिशील हुआ, जिससे टेथीस सागर का संकुचन आरंभ हो गया। टेथीस की स्थिति भारतीय प्लेट पर थी, अतः भारतीय महासागरीय प्रकृति के कारण यह यूरेशियन प्लेट के अंदर विक्षेपित होने लगा, जिससे हिमालय की उत्पत्ति हुई। ये टर्शियरी युगीन वलित पर्वत है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उत्तर भारत के विशाल मैदान को दक्कन के पठारों और तटीय मैदानों से अलग करता है? ये है मध्य उच्च भूमि। मध्य उच्च भूमि भारत के विशाल मैदान को दक्कन के पठार और तटीय मैदानों से अलग करता है। उत्तर का विशाल मैदान हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के बीच सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के अवसादों से निर्मित मैदान है, जो 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। गंगा और सिंधु नदियों के मुहाने के बीच पूर्व से पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई 2900 मीटर है तथा चौड़ाई 150 से 300 मीटर है। हिमालय में 3400 मीटर से 4500 मीटर के बीच ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अल्पाइन वन पाए जाते हैं, ये सही है। अर्थात अल्पाइन वन की ऊंचाई 3500 से 4500 मीटर है। अल्पाइन वन कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं है। अल्पाइन क्षेत्र में 3400 से 4500 मीटर के बीच श्रेणी में पाए जाते हैं, ये कथन सत्य है, परंतु तर्क अल्पाइन वन कोई मानवीय से नहीं चाहिए सर्वथा गलत है। अल्पाइन वन शीत जलवायु में होने के कारण अत्यंत मुलायम, ये गलत है। हालांकि लाभकारी का ये मुलायम लकड़ी वाले वन प्रदेश हैं, लेकिन कोई हस्तक्षेप नहीं चाहते, ये कथन सही है।
क्योंकि ये अल्पाइन वन के लिए क्षरण का काम करते हैं। अल्पाइन वन अवरोपण का कार्य है। भारतीय पठार की मिट्टियाँ वाहित मिट्टी है, ये कथन गलत है। इस पर हिमालय क्षेत्र में नदियों ने काट कर जलोढ़क वेदिकाएं बनाई है, ये कथन सही है। तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक पठार तथा केरल में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ये कथन सही है। भारत में पेट्रोलियम वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है, ये गलत है। 2 और 3 सही है। ये वाहित नहीं स्थानीय मृदा है। वाहित मृदा में लोयस मृदा और जलोढ़क मृदा सम्मिलित है, जबकि ये प्रायद्वीपीय मिट्टी ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है, लावा मृदा है। प्रायद्वीपीय पठार की मिट्टी वाहित मिट्टी है, इस पर मुख्यतः कपास की खेती की जाती है। हिमालय क्षेत्र में नदियों के अपरदन एवं निक्षेपण के कारण जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। प्रायद्वीप के लगभग आधे भूभाग पर लाल मिट्टी का फैलाव है। लगभग 18.6% भाग पर भारत के कुल क्षेत्रफल के 18.6% भाग पर लाल मृदा का विस्तार है। मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण है। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कोयला है, न कि पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अनाईमुडी घाट के साथ नहीं जुड़ती है? यह है कुद्रेमुख। अनाईमुडी जो कि अन्नामलाई की चोटी है, इसके उत्तर पूर्व में पालनी पहाड़ी, उत्तर में अन्नामलाई और दक्षिण में कार्डमम अर्थात इलायची पहाड़ी। प्रश्नगत सभी पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में स्थित है। पश्चिम में स्थित पठारी भाग का कगार पश्चिमी घाट कहलाता है। पश्चिमी घाट के दक्षिण में कई पहाड़ियाँ स्थित हैं, इसमें नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची, पालनी पहाड़ियाँ स्थित हैं। इसमें अनाईमुडी शिखर दक्षिणी भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। इलायची, पालनी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ अनाईमुडी के साथ जुड़ी हुई हैं, जबकि कुद्रेमुख जो कि कर्नाटक में स्थित है, पहाड़ी कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर में स्थित है। कुद्रेमुख पहाड़ी में अत्यधिक खनिज भंडार पाए जाते हैं। भारतीय तट के निम्नलिखित भागों में से कौन सा तट ऐसा संयुक्त तट है जो अधोगामी और ऊर्ध्वगामी दोनों के प्रमाण प्रस्तुत करता है? ये है मालाबार तट। कोरोमंडल, उड़ीसा और ये दोनों निमज्जित तट के उदाहरण हैं, उन्मज्जित तट के उदाहरण हैं, और निमज्जित तट का उदाहरण कोकर तट है, जबकि मालाबार तट मिक्स्ड तट का उदाहरण है। मालाबार तट अधोगामी ऊर्ध्वगामी दोनों के प्रमाण प्रस्तुत करता है। मंगलौर से कन्याकुमारी तक के मैदान को मालाबार तट कहा जाता है। मालाबार तट पश्चिमी तट पर स्थित 500 किलोमीटर लंबा है। यह तट अधिक कटा-फटा है, जिसके कारण यहाँ पर मुंबई, मार्मागांव, मंगलुरु, कोच्चि जैसे बंदरगाह पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं। इस तट पर बालू के अनेक टीले तथा लैगून मिलते हैं, जो अधोगामी और ऊर्ध्वगामी प्रमाण प्रदर्शित करते हैं, अर्थात मिक्स्ड प्रमाण है। कोच्चि बंदरगाह एक लैगून पर स्थित है, जो केरल में अधिक लैगून का पाया जाना इसका प्रमाण है।
निम्नलिखित में से किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत है? और ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है। भारत में जितनी भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है उसका लगभग 32% भाग नहरों द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश में शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, पूर्वी यमुना नहर, आगरा नहर इत्यादि प्रमुख नहरें हैं। कश्मीर घाटी को सिंधु नदी घाटी से कौन सी श्रेणी पृथक करती है? सिंधु नदी घाटी से बृहद हिमालय श्रेणी पृथक करती है। कश्मीर घाटी को सिंधु नदी घाटी से बृहद हिमालय श्रेणी पृथक करती है। यह श्रेणी नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक एक पर्वतीय दीवार के रूप में फैली हुई है। इसकी लंबाई 2500 मीटर जबकि औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर है। लंबाई 2500 किलोमीटर है, चौड़ाई 25 किलोमीटर। कश्मीर घाटी पीर पंजाल तथा मध्य हिमालय के बीच फैली हुई है। कश्मीर घाटी में हिमनद उत्पत्ति के चीका मिट्टी के निक्षेप पाए जाते हैं जिसे करेवा कहा जाता है। बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत किन दो राज्यों के हिस्से समाविष्ट हैं? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों के हिस्से आते हैं। बुंदेलखंड पठार उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य पठार, उत्तर पश्चिम में चंबल नदी तथा दक्षिण पूर्व में पन्ना अजयगढ़ श्रेणियों द्वारा सीमांकित किया जाता है। यह उत्तर पश्चिम एवं उत्तर पूर्व में गंगा यमुना के जलोढ़क और दक्षिण पश्चिम में दक्कन ट्रैप से ढका है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में ज़्यादा से कम वर्षा वाले क्षेत्रों के क्रम को पहचानें। सर्वाधिक वर्षा सह्याद्री भाग में होगी, उसके बाद गंगा डेल्टा, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा सबसे कम दिए गए विकल्पों में उत्तरी गुजरात में वर्षा होगी। सह्याद्री, गंगा डेल्टा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी गुजरात। सह्याद्री में 200 सेंटीमीटर वर्षा जबकि भारत की औसत वार्षिक वर्षा मात्रा 125 सेंटीमीटर है। इसमें क्षेत्रीय विषमता बहुत अधिक है। पीर पंजाल श्रेणी स्थित है मध्य हिमालय में। मध्य हिमालय पीर पंजाल मध्य हिमालय में स्थित है। यह मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। इसकी अवस्थिति काली तथा तीस्ता नदियों के मध्य पाई जाती है। अर्थात ये मध्य हिमालय काली और तीस्ता नदियों के बीच मध्य पाई जाती है। पीर पंजाल के दक्षिण पूर्व की ओर धौलाधर श्रेणी है जिस पर शिमला नगर स्थित है। मध्य हिमालय की अन्य श्रेणियां हैं पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी और महाभारत। मध्य हिमालय की अधिकतम ऊंचाई 4500 मीटर है। नदी का नाम और शहरी बस्ती। गंगा के किनारे कानपुर बसा हुआ है। कृष्णा के किनारे विजयवाड़ा, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे तेजपुर असम का शहर और महानदी कटक उड़ीसा का शहर बसा है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक आकृतियों का सही क्रम है? भौतिक आकृतियां हैं मैदान, तराई, भाबर, पहाड़। अगर हम मैदानी भाग से उत्तर की ओर पर्वतीय भागों में जाएंगे तो हमें सबसे दक्षिण में मैदान, उसके उत्तर में तराई, तराई के उत्तर में भाबर, भाबर के उत्तर में पहाड़ या पर्वतीय भाग है। राजस्थान नहर इंदिरा गांधी नहर जिसको कहा जाता है को निम्नलिखित नदियों से पानी प्राप्त होता है, सतलुज और ब्यास नदी द्वारा। इंदिरा गांधी नहर महत्वाकांक्षी नहर परियोजना के
इंदिरा गांधी नहर एक महत्वाकांक्षी नहर परियोजना है जिसके द्वारा रावी, ब्यास, सतलज नदियों के अतिरिक्त जल को इसमें नहीं है। ब्यास और सतलज नदियों के अतिरिक्त जल को राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों की तरफ मोड़ा गया है। इसमें रावी नदी पर एक बैराज बनाया गया है जिसमें ब्यास नदी पर एक 32 किलोमीटर लंबी नहर निकाली गई है। एक दूसरा बैराज हरिके के निकट ब्यास और सतलज के संगम पर निर्मित किया गया है जिससे इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। बृहद भारतीय मरुस्थल में सिंचाई का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत नहर इंदिरा गांधी नहर है। भारत में नहर सिंचाई का दूसरा महत्वपूर्ण साधन है जिसमें लगभग 24.6% शुद्ध सिंचित क्षेत्र लाभान्वित होते हैं। सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है, उसके बाद तापी नदी। तेरह 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नर्मदा की उत्पत्ति अमरकंटक नामक स्थान से होती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं तवा, हिरन, शक्कर और दूधी। दक्षिण से उत्तर तक की हिमालय श्रेणियों के निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन सा सही है? दक्षिण से उत्तर अगर हम जाएंगे तो पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम है। सिंधु और गंगा पूर्ववर्ती नदियां हैं, ये कथन सही है। ये नदियां हिमालय पर्वत प्रदेश में अत्यंत सक्रिय और गहरी घाटियों से गुजरती हैं। दोनों कथन सही है और सही व्याख्या है। सिंधु और गंगा पूर्ववर्ती नदियां, यही कारण है कि ये नदियां हिमालय पर्वत में अत्यंत सक्रिय और गहरी घाटियों से गुजरती हैं। पूर्ववर्ती नदियां वे जलधाराएं हैं जो स्थल खंड में उत्थान होने पर भी अपने पहले मार्ग को ही अपनाती है। इस तरह पूर्ववर्ती नदी अपने धरातलीय ढाल एवं संरचना से समायोजित नहीं होती। पूर्ववर्ती नदियों को अक्रमवर्ती जलधारा भी कहा जाता है क्योंकि ये जलधारा स्थानीय ढाल का अनुसरण नहीं करती। नदी और उद्गम। चेनाब नदी का उद्गम कुल्लू पहाड़ी से बृहद हिमालय से होता है। ब्यास का उद्गम कुल्लू पहाड़ी से, गंगा गंगोत्री से, ब्रह्मपुत्रा कैलाश से। भाषाई मोज़ेक परिवार और भाषा। ऑस्ट्रिक भाषा संथाली जनजातियां बोलती हैं। संथाली भाषा है और द्रविड़, मलयालम, चीनी, तिब्बती, लेप्चा, इंडो आर्यन संस्कृत। पर्वत श्रृंखला और सर्वोच्च चोटी। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है जो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पर स्थित है, 2695 मीटर ऊंचा। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी देवमाली, नीलगिरी, दोदाबेट्टा, अरावली, गुरु शिखर। नदी का आधुनिक नाम और ऋग्वैदिक नाम। सतलुज को शतुद्री कहा जाता था, ब्रह्मपुत्रा को लोहिती कहा जाता था, इंडस को सिंधु और झेलम को बितस्ता कहा जाता था। इस नहर ने श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर जिलों की कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है। इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर द्वारा राजस्थान के श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर जिलों की लगभग 12,58,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। इस हरिके बैराज से 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर निकाली गई है जिसका 170 किलोमीटर भाग पंजाब हरियाणा तथा शेष 34 किलोमीटर भाग राजस्थान में स्थित है। इस नहर से सिंचाई द्वारा राजस्थान में न केवल 9 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन हो सकेगा वरन व्यावसायिक फसलों की कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, भेड़ पालन, औद्योगिकरण आदि को प्रोत्साहन मिलेगा।
इस नहर के लिए ब्यास नदी पर बने पोंग बैराज से पानी दिया जा रहा है।